वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 3। दो वीडियोज़ में पहले मैंने आपको कुछ इसमें पढ़ाया था। आज का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। Accounting records only those transactions and events which are of financial character and have documentary evidence, as they bring change in the resources of a firm. यानी कि स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें पहचानना होता है उन ट्रांजैक्शंस को और उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को जो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में और नहीं करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस ऐसे होने चाहिए जिनका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, यानी कि कोई प्रूफ हो, रिटन प्रूफ, बिल, कोई वाउचर। और ये ऐसे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए जिनका हमारे बिजनेस पर असर पड़े, यानी कि जिनकी वजह से हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज में कोई बदलाव आए। नंबर 2, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स in terms of a common measure unit, that is in monetary terms. अकाउंटिंग में हम लोग सभी ट्रांजेक्शन्स को केवल मनी फॉर्म में ही मेजर करते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन को कभी भी मीटर, लीटर, केजी में मेजर नहीं किया जाता, बल्कि हर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में। नंबर 3, रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास होता है जर्नल, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, जिसे कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था हमारे पास 8 टाइप्स की बुक्स होती हैं, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जो ट्रांजेक्शन में से किसी में नहीं आता उसे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में, और इन सभी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। ये सभी जर्नल के पार्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्लासिफाइंग। इसका मतलब भी हम लोग पहले समझ चुके हैं पिछली वीडियोस में। क्लासिफाइंग का मतलब होता है बेटा कि हमें हर ट्रांजैक्शन को एक अलग सेपरेट प्लेस पर दिखाना है उसके अकाउंट के अंदर, जिसे बोलते हैं लेजर। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस by opening accounts in the ledger book. और ये लेजर क्या है? This book contains individual account heads of all expenses, incomes, assets, liabilities and capital. यानी कि हर चीज़ का हमें एक अलग अकाउंट बनाना है। अगर बिजनेस में 10 प्रकार के एक्सपेंसेस हैं तो हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट बनेगा, सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा, रिपेयर्स का अलग अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट का अलग अकाउंट बनेगा, डेप्रीसिएशन का अलग अकाउंट बनेगा। सेम ऐसे ही इनकम, जितनी भी इनकम्स हैं, हर चीज़ का एक अलग अकाउंट बनेगा, हर एक असेट का अलग अकाउंट बनेगा, हर एक लायबिलिटी का, और कैपिटल का तो बनेगा ही बनेगा। यही कहलाता है लेजर। और जिस बुक में ये सभी अकाउंट्स होते हैं उसी बुक को लेजर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, समराइजिंग। यानी कि हमें बिजनेस के रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, और रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसमें होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, जिसमें दिखाए जाते हैं असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ताकि हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो हमारी अकाउंटिंग को आसानी से समझ सकें, इसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने डेटा का, ताकि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमारे यूजर्स को बेहतर जानकारी मिल सके। और दूसरी बात लास्ट लाइन में लिखिए बेटा, एनालिसिस हेल्प्स इन प्लानिंग द फ्यूचर इन अ बेटर वे। अगर हम लोग अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को, हम लोग अपने डेटा को एनालाइज करेंगे तो फ्यूचर के लिए हम लोग ज़्यादा अच्छा प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, communicating. The accounting information should be provided in time to the users
so that decisions are taken at the appropriate time. हमारे अकाउंटिंग के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। ये सभी यूज़र्स किसी न किसी प्रकार से बिजनेस से संबंध रखते हैं और इनको हमें समय समय पर लगातार बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती हैं। यही कहलाता है कम्युनिकेटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग एज अ साइंस एंड एन आर्ट। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रकार से विज्ञान भी है और कला भी है। अकाउंटिंग एज अ डिसिप्लिन हैज इट्स ओन अजम्पशंस, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अपने कुछ अजम्पशंस हैं यानी कि मान्यताएं हैं, उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, विच हैव गॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और ये अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स इस प्रकार के हैं जिनको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और उनको अप्लाई किया जाता है पूरी दुनिया में। सो इट इज़ अ सॉफ्ट साइंस। जिस प्रकार से साइंस के प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में हर जगह अप्लाई होते हैं, सेम इसी प्रकार से अकाउंटिंग के अजम्पशंस, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। इसलिए इसको सॉफ्ट साइंस माना जाता है, इसको प्योर साइंस नहीं कह सकते। एंड अकाउंटिंग एज अ डिसिप्लिन इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और एक अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हमें अकाउंट्स की बुक्स को प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली मेंटेन करना पड़ता है इन द रियल लाइफ सिचुएशंस एंड डे टू डे अफेयर्स। इसीलिए इसे आर्ट भी माना जाता है क्योंकि अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना एक कला है और इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी भी फील्ड में माहिर नहीं बन सकते। इट कैन नाउ बी सेफली कंक्लूडेड दैट अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, यानी कि विज्ञान भी है और साथ में कला भी है। विज्ञान इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने अपनाया है, और कला इसीलिए क्योंकि अकाउंट्स की बुक्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन करना एक कला है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का संबंध फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से है जिसके अंतर्गत हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग। इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू कंट्रोल द कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का संबंध कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है, यानी कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, उसकी लागत कितनी आई है, और साथ ही साथ पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एक आइटम, एक पीस हमें कितने का पड़ रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये मालूम ही नहीं होगा एक पीस कितने का पड़ रहा है तो हम लोग ये कैसे डिसीजन लेंगे कि हमें उसे बेचना कितने में है। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। और साथ ही साथ कॉस्ट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, प्राइम कॉस्ट हो, ये सभी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। यही कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट एंड जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट्स, प्रॉफिट्स एटसेट्रा। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का संबंध डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट से है। यानी कि मैनेजमेंट को समय समय पर बिजनेस के बारे में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ये सभी डिसीजन मैनेजमेंट तभी ले सकता है जब अकाउंटिंग के द्वारा उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हमारे बिजनेस में फ़िलहाल फंड्स कितने हैं, कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स वगैरह क्या हैं। जब तक ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को नहीं मिलती, मैनेजमेंट अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता। तो ऐसी अकाउंटिंग की ब्रांच जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिले, यही कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, टैक्स अकाउंटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस आर कंप्यूटेड। हमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं बिजनेस में।
और ये सभी टैक्सेस हमें कितने भरने हैं, कब भरने हैं, ये सभी हमें टैक्स अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। तो अकाउंटिंग की वो ब्रांच जिससे हमें टैक्स भरने में हेल्प मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही कहलाती है टैक्स अकाउंटिंग।